हेलो, हाय गाइस, कैसे हो? मेरा नाम मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एम स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज करेंगे हम अपना सॉल्यूशन का पार्ट 3। ठीक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आ चुके हैं। तो चलिएगा अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि कल भाई भोपाल, मतलब भोपाल नहीं, सॉरी, विशाखापट्टनम में स्टायरिन गैस है उसका रिसाव हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से कई लोगों की जाने गई, है ना। ये करंट अफेयर का सवाल था जो मैंने बता दिया। कौन सी गैस थी? स्टायरिन गैस थी। ठीक है, इस गैस से क्या होता है भाई, प्रजनन क्षमता, है ना, सीएनएस पे प्रभाव पड़ता है ना। तो चलिएगा, आज बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, है ना। और अपना टॉपिक है सॉल्यूशन। कौन सा? सॉल्यूशन मतलब क्या? विलियन। ठीक है, सबको पता है अपना टॉपिक क्या है, विलियन है ना। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई, सॉल्यूशन के अंदर अपन ने उसकी प्रतिशतता, आयतन वगैरह, मोलरता वगैरह निकालना सीख लिया था, सबको पता है। ठीक है, आज करेंगे अब हम अपने विलेयता, मतलब कोई जैसे मान लीजिए अपने पास विलेयता किसे कहते हैं। पहली बात, विलेयता की बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक ग्लास है। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक ग्लास है और इसके अंदर क्या इतना H2O है। क्या है भाई? H2O है, सबको पता है। अब इसके अंदर अपन जब नमक डालते हैं, नमक को अपनी साइंस में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और जल का मतलब क्या? H2O। अब पानी के अंदर अपन जल डालते हैं ना, आपको पता है, जब सॉरी पानी के अंदर अपन जब नमक डालते हैं ना, तो क्या होता है, आपको सबको पता है कि भाई जब एक ऐसी कंडीशन आएगी, अपन नमक इसके अंदर डालते जाएंगे ना, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर नमक उसके अंदर घुलना ही बंद हो जाएगा। पता है ना। अब अपन इसके अंदर इतना ज्यादा नमक डालेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो मान लीजिए अपन ने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाला इतने पानी में, और वो क्या होता है, इसके अंदर घुल जाता है ना। यही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो विलेयता की परिभाषा देखिएगा। विलेयता क्या होती है? एक निश्चित ताप पर होती है। विलेयता क्या होती है भाई? एक निश्चित ताप पर होती है ना। अब अपन ने इसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर अपन ने पानी है और पानी के अंदर अपन ने नमक डाला है। ठीक है, तो नमक डाला है तो एक निश्चित ताप तक तो वो बनी रहेगी। उसके बाद अगर अपन अधिक नमक डालेंगे तो वो क्या होगा? नहीं घुलेगा। क्या नहीं होगा? नहीं घुलेगा। तो देखिएगा, विलेयता कितने प्रकार की होती है? विलेयता 3 टाइप की होती है। विलेयता, ठीक है, विलेयता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये है विलेयता, है ना। और विलेयता 3 प्रकार की होती है, देखिएगा। पहली होती है, वो होती है द्रव है, होता है उसके अंदर क्या, द्रव के अंदर क्या, ठोस। क्या होता है जब द्रव के अंदर क्या घुल रहा हो, ठोस घुल रहा हो। ठीक है, दूसरी होती है कि भाई द्रव के अंदर क्या हो, द्रव हो। अरे पानी है, पानी के अंदर पानी वगैरह तरल पदार्थ तो घुल ही सकता है ना। द्रव के अंदर क्या हो भाई, द्रव हो। ठीक है, और तीसरी होती है, वो होती है द्रव के अंदर क्या हो, गैस हो। क्या हो भाई? द्रव के अंदर क्या हो, गैस हो। ठीक है, अपन आज इन तीनों के बारे में बात करेंगे मोस्टली, है ना। देखिएगा, पहले अपन करते हैं द्रव के अंदर क्या, ठोस। क्या द्रव के अंदर? ठोस। ठीक है, तो देखिए द्रव के अंदर ठोस की बात करते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये क्या है, एक कोई जार वगैरह है। ठीक है, और इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब क्या करते हैं अपन, इसके अंदर चीनी डालते हैं। पहले नमक डाला था, अभी चीनी डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। या चीनी की जगह मान लो चीनी नहीं डाले तो एल्कोहल डाल देते हैं, C2H5OH। ठीक है, जो भी डालते हैं। अब इसके अंदर अपन डालते हैं, है ना, तो क्या होता है, पानी के अंदर ये घुल जाती है आराम से। ठीक है, लेकिन अगर अपन, ये क्या अपने पास पानी है। ठीक है, क्या है? पानी है। और इसके अंदर अपन डालते हैं क्या, इसके अंदर अपन डालते हैं एंथ्रासीन। क्या डालते हैं भाई? एंथ्रासीन। ठीक है, आपको पता है ये ए कंपाउंड है अपने पास और ये बी विलियन है ना। अब क्या होता है, चीनी है वो इसके अंदर घुल जाएगी, या एल्कोहल है पानी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होगी, एंथ्रासीन है वो पानी के अंदर क्या नहीं होगी, घुलेगी नहीं, है ना। तो इसलिए द्रव में ठोस की जो विलेयता होती है ना, इसलिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। द्रव होता है ना, द्रव, द्रव के अंदर जब ठोस घुलता है ना,
द्रव के अंदर ठोस, है ना। तो इस प्रक्रिया को लाइक डिजोल्व लाइक भी बोलते हैं। क्या? लाइक डिजोल्व लाइक क्या बोलते हैं? लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आई? सम्मान सम्मान को घोलता है। क्या करता है भाई? सम्मान है वो सम्मान को घोलता है, द्रव की ठोस में विलेयता होती है उसको, है ना। तो चीनी है वो जल के अंदर घुल जाएगी। क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। लेकिन क्या नहीं होगी? एंथ्रासीन है वो पानी के अंदर नहीं घुलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवीय विलायक है जो, वो ध्रुवीय में घुल जाएगा। ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय विलायक होता है ना, ध्रुवीय विलायक या विलेय, वो तो ध्रुवीय तो घुल जाएंगे, है ना। लेकिन अध्रुवीय और ध्रुवीय नहीं घुलेंगे। अध्रुवीय और ध्रुवीय क्या नहीं होंगे? नहीं घुलेंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या नहीं होंगे? आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, कि ध्रुवीय में घुलता है, किसका एग्जाम्पल है ना। तो किसका होगा? द्रव में ठोस की विलेयता का। किसका होगा? द्रव में ठोस की विलेयता का। यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठोस की द्रव में विलेयता में। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। इतनी बात को समझ में। अब आपको पता है जब कोई ठोस आपको पता है, ये मान लीजिए ठोस है और द्रव में घुलना स्टार्ट होता है। जब कोई ठोस द्रव में घुलने लगता है ना, जब क्या कोई ठोस द्रव में घुलने लगता है ना, तो क्या उसके अंदर ताप भी होना जरूरी है? अरे भाई ताप तो होना जरूरी है ना। आपको पता है, मतलब अपन मिठाई वगैरह बनाते हैं तो मिठाई के अंदर चाशनी बनाते हैं, सबको पता है चाशनी, है ना। तो चाशनी तो ऐसे तो बनेगी नहीं, ताप तो देना पड़ेगा ना। तो ठोस की द्रव में विलेयता होती है, उस पर ताप का प्रभाव भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा, ठोस के अंदर द्रव की विलेयता और ठोस की विलेयता है, इसके अंदर ताप का प्रभाव कैसे होता है। अब अपन ठोस की द्रव में विलेयता की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? ताप के प्रभाव की। दो चीजों की बात करेंगे, पहली होगी ताप की और दूसरी होगी किसकी? प्रेशर मतलब दाब की। पहली होगी किसकी? ताप की और दूसरी होगी किसकी? दाब की। दिखाई तो सबको दे रहा होगा मेरे हिसाब से। तो देखिएगा ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। आपको पता है दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहला प्रक्रम होता है ऊष्माक्षेपी। पहला प्रक्रम होता है क्या? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। और एक प्रक्रम होता है ऊष्मा शोषी। गौर से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है क्या? ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाला। ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाला। मेरी बात गौर से समझना, क्या करने वाला? ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाला। ठीक है। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है क्या? ऊष्मा को अवशोषण करने वाला। सबको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण करने वाला। ठीक है। अगर मान लो विलयन है, उसके अंदर ऊष्मा छिपी है, मतलब वो क्या करता हो? ऊष्मा का उत्सर्जन करता हो, है ना। तो उसके लिए क्या होगा? ताप का प्रभाव, है ना। क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? विलेयता बढ़ेगी, नहीं सॉरी कम होगी। क्या होगी? जब ताप बढ़ाएंगे ऊष्मा छिपी के लिए तो विलेयता क्या होगी भाई? कम होगी। विलेयता क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? विलेयता कम होगी। अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ठीक है, अगर कोई ठोस है और वो विलयन में घुल रहा है, विलायक में घुल रहा है, ठीक है, और वो प्रक्रम कैसा है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो विलेयता क्या होगी भाई? बढ़ेगी। क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी। मेरी बात गौर से सुनना। अगर ताप का प्रभाव की बात करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता पर, है ना, तो दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं। एक होता है ऊष्मा स्थिति प्रक्रम और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है क्या? ऊष्मा का उत्सर्जन करने वाला। और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण करने वाला। ठीक है। अब देखिएगा ऊष्मा क्षेपी के अंदर क्या होता है, जब ताप लगाएंगे ना ऊष्मा क्षेपी के अंदर, अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे इसको, है ना, ऊष्मा क्षेपी को, है ना। तो क्या होगी? विलेयता क्या होगी भाई? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अगर ऊष्मा शोषी है ना, उसके अंदर अपन ताप लगाएंगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब वो क्या होगा? जल्दी जल्दी उसके अंदर घुलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ताप का हो गया। अब देखिए अपन दाब का प्रभाव की बात करते हैं। अपन क्या करते हैं? दाब के प्रभाव की। दाब के प्रभाव की बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कोई जार है। क्या है?
जार है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है अपने पास पानी, क्या है भाई इसके अंदर पानी, सबको दिखाई दे रहा है ना। अब इसके अंदर मान लीजिए अपन ठोस पदार्थ डाल देते हैं, मान लीजिए अपन इसके अंदर डाल देते हैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, डाल दिए। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई इसके ही बराबर का कोई पिस्टन वगैरह हो, ठीक है ना। अपन उसको क्या करेंगे, हाथ से दबाएंगे, क्या करेंगे, हाथ से इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, है ना। दबाएंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, ठोस की द्रव्य में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। माइनस एंटी का मतलब है यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ठोस हमेशा क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। आपको पता है एक ये मान लीजिए ये एक क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सॉलिड को अपन दबा नहीं सकते, है ना। मान लीजिए ये दीवार है ना, या बोर्ड है, इसको मैं दबा नहीं सकता, ठीक है, ये एक जगह सेट है, या फिर दीवार है, इसको अपन दबा नहीं सकते, है ना। तो आई मेरी बात समझ में सबको, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि द्रव में अगर किसी ठोस को घोल रहे हैं, है ना, और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर दाब का प्रभाव पड़ेगा, जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही बोले, वो आपको कुछ भी दे सकता है, एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है कि क्या दाब का प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय का मतलब उसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इतनी बात सबको समझ में आई, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हुआ सबका क्लियर। चलो आगे देखते हैं अब ठोस की सॉरी द्रव की द्रव में विलेयता। अब किसकी बात करते हैं अपन, द्रव की द्रव में विलेयता। चलो देखते हैं द्रव में विलेयता। अगर किसी द्रव को अपन द्रव के अंदर घोलते हैं तो क्या होता है, इसके लिए भाई एक रूल है जिसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। जब किसी द्रव को द्रव में घोलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, राउल्ट का नियम लगाते हैं। और राउल्ट का नियम क्या होता है, देखिए राउल्ट का नियम बोलता है कोई वाष्पशील यौगिक है या अवयव है, वाष्पशील अवयव है ना, क्या है, वाष्पशील अवयव है ना। और इसको अपन जब मान लीजिए H2O के अंदर जब घोलते हैं, है ना, ठीक है, तो विलियन बन गया एक, ये क्या बन गया, ये अवयव है, इसको जल में घोलते हैं तो ये क्या हो गया, एक विलियन बन गया। इधर देख लीजिए, इधर साफ दिखाई देगा, ये क्या बन गया, एक विलियन बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी, अब इस अवयव के जितने भी विलियन में उपस्थित जो भी अवयव है उसके जितने भी आंशिक, है ना, अब इसके जितने भी क्या होंगे, मोल, है ना, कण होंगे, P1 मान लीजिए, P मान लीजिए, है ना, वो किसके होंगे, इसके सॉरी वाष्पशील अवयव है ना, इसका वाष्प दाब। अब ये पता है वाष्पशील अवयव है ना, तो ये क्या होगा, वाष्पित तो होगा ही, वाष्पशील का मतलब क्या होता है, वाष्प बनना, है ना। तो इसको वाष्पशील अवयव के वाष्प दाब को किससे, P से दर्शाते हैं, है ना। और इसका मोल अवयव को किससे दर्शाते हैं, अक्ष से, है ना। तो ये किसके समानुपाती होता है, मोल अवयव उसके मोल अंश किसके समानुपाती होता है, वाष्पशील घटक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब देखिएगा अगर अपन समानुपाती को हटाते हैं यहाँ पर तो P1 इज इक्वल टू P1 डॉट x1 ये आता है, क्या आता है भाई, ये आता है। अब आपको पता है ये क्या है, एक राउल्ट स्थिरांक जिसको बोलते हैं वही है ये P10 क्या है, राउल्ट स्थिरांक है, क्या है, राउल्ट स्थिरांक, है ना, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए अपन एक ग्राफ से इसको समझते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो राउल्ट के नियम के लिए देखिए P1 समानुपाती किसके आया, x1 के आया, है ना। तो ये मान लीजिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं राउल्ट के नियम के लिए, ठीक है। यहां से मान लीजिए अपने पास P1 है ना, मतलब एक विलियन में दो घटक होंगे, तो ये P1 है और ये क्या है यहाँ पे P2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का वाष्प दाब मतलब हेनरी राउल्ट स्थिरांक क्या आएगा, P1 डॉट, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई बराबर होता है ना, तो ये क्या होगा, P टोटल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है, आपको पता है। तो ये क्या होगा, P टोटल, और P टोटल किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के, है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और x1 का मान 0 हो जाएगा और x2 का मान कितना होगा 1, है ना। और यहाँ पे x2 का मान कितना होगा 0 और x1 का मान कितना होगा 1, है ना। तो ये देखिए p समानुपाती आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अक्स का मतलब क्या हो जाएगा मोल अंश, है ना। ये ग्राफ किसमें बनेगा मोल अंश में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा वाष्प दाब, क्या होगा वाष्प दाब, है ना। अब देखिए अपन ने अभी जो समानुपाती का समीकरण लिया था वो किसके मध्य लिया था P1 के मध्य लिया था, है ना। P1 के समानुपाती अपन ने लिया था x1, ठीक है। और अपन ने जब समानुपाती के डिनोट को हटाया था, इस समानुपाती को जब अपन ने यहाँ से रिमूव किया ना, है ना, तो अपने पास यहाँ पे क्या आया था P1 इज इक्वल टू P1 0 x1, सबको पता है। अब ये घटक एक के लिए था, अपन ने किसके लिए लिखा था वाष्पशील अवयव एक के लिए, अरे दो अवयव होते हैं सबको पता है विलयन में, तो एक के लिए तो ये हो गया, तो दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा भाई, मान लो बी दूसरा घटक है अपने पास, तो क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 0 x2। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समानुपाती है तो आपको पता है समानुपाती की रेखा तो सीधी ही जाती है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। तो चलो आगे बात करते हैं अब किसकी, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन फिर से दो प्रकार के हो गए, है ना। आपको पूछे कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा राउल्ट है ना, इसके नियम से विलयन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। कितने भागों में, दो भागों में। एक हो गया धनात्मक विलयन, सॉरी आदर्श विलयन, एक हो गया क्या आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और दूसरा क्या हो गया अनादर्श विलयन, क्या हो गया अनादर्श विलयन। मेरी बात गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्या हो गया आदर्श विलयन हो गया और दूसरा क्या हो गया अनादर्श विलयन हो गया, ठीक है। अब आदर्श विलयन का मतलब क्या है, जो राउल्ट के नियम का क्या करे, जो क्या करे राउल्ट के नियम का पालन करे, है ना, वो कौन सा हो जाएगा आदर्श विलयन हो जाएगा। और अनादर्श विलयन का मतलब क्या, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, मतलब क्या नहीं करता, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सबको समझ में आई मेरी बात। अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट का नियम यही तो बात बोलता है कि उसके समानुपाती तो होता ही होता है, लेकिन एक निश्चित ताप भी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए डेल एच, निश्चित ताप और आयतन भी निश्चित होता है, तो ताप होता है तो एच से हीट, डेल एच मतलब हीट से लिया, तो ताप किसके, ताप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए शून्य, है ना। यही तो राउल्ट का नियम बोलता है। और डेल वी मतलब आयतन कितना होना चाहिए शून्य। लेकिन ये अनादर्श विलयन क्या करता है, मतलब परिवर्तन कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए इनमें, है ना। लेकिन डेल एच के इसके अंदर है अनादर्श विलयन में डेल एच क्या बोलता है नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। और आयतन भी क्या नहीं होता नॉट इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अनादर्श विलयन है ना, इसको फिर से दो टाइप की विलयन में विभाजित कर दिया। अब आदर्श विलयन आपको पूछे कि एक आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा क्या होगा, है ना, तो आपको ऑप्शन में दिए हुए मिलेंगे डेल एच इज इक्वल टू जीरो, डेल एच इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू जीरो, डेल एच एंड डेल वी इज इक्वल टू नॉट जीरो, और ए बी सी तीनों, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी ए व बी दोनों, क्या होगा इसका ए व बी दोनों, है ना। तो दोनों होगा तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आदर्श विलयन के लिए ये वाला। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब इस अनादर्श विलयन को क्या किया, फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। अनादर्श को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, फिर से दो भागों में कर दिया। एक धनात्मक, एक हो गया धनात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक विचलन वाला, है ना। अब धनात्मक में क्या होता है भाई, धनात्मक की बात करो, देखो धनात्मक में क्या होता है, जो अपन अवयव लेते हैं ना उनके मध्य बंध होते हैं ना, बंध, है ना, जो अंतराणिक आकर्षण बंध होते हैं ना, बंध, वो बंध क्या होते हैं कमजोर होते हैं, वो बंध क्या होते हैं कमजोर होते हैं, है ना। धनात्मक में क्या होते हैं बंध कमजोर होते हैं, और आपको पता है जब बंध कमजोर होंगे तो अपन क्या करेंगे उसको ताप लगाएंगे उसके अंदर, और ताप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बंध टूट जाएगा। क्या होगा भाई बंध टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या होगा वो जल्दी क्या बनेगा वाष्प बनेगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात। आपको पता है जब कोई बंध कमजोर है तो उसको अपन हीट देते हैं तो वो क्या होगा टूटेगा, और टूटेगा तो उसका मतलब क्या वो वाष्प जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा तो इसका मतलब क्या वो धनात्मक मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा धनात्मक विलयन। इतनी बात सबको समझ में आई। तो धनात्मक का देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं कैसे बनता है।
ये मान लीजिए अपने पास क्या है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखिए ये P1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो घटक होते हैं, और ये P2 हो जाएगा, है ना। और ये क्या आएगा यहाँ पे P10, मतलब टोटल आ गया इनका, है ना। अब ये क्या बोलता है कि भाई धनात्मक विजन दर्शा रहा है, ठीक है, और धनात्मक दर्शा रहा है, तो इसका मतलब क्या, वाष्प बनेगी। तो वाष्प बनेगी मतलब क्या, वाष्प ऐसे बनेगी, वाष्प तो ऊपर जाएगी, है ना। और ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, ऐसे नहीं बनेगा यार, इतना तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और अब देखिएगा मेरी बात, ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। और ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक में क्या होगा, बंध है, जो बंध पाया जाता है ना इसके मध्य, वो क्या होता है, मजबूत होता है, मतलब कठोर बंध होता है ना, कठोर बंध होता है। तो उसको अपन जब हीट करेंगे ना, ताप देंगे ना, तो क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं जल्दी से, और टूटेगा नहीं तो वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाष्प दाब आएगा, क्या आएगा भाई, वाष्प दाब। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनका एग्जाम्पल भी देख लीजिए यार, एक एक मैं तो भूल गया, है ना। ऋणात्मक ये जो ऋणात्मक आदर्श विलयन है ना, इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म CH Cl3, है ना। और क्या क्लोरोफॉर्म, और क्या एसीटोन, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, आदर्श धनात्मक विलयन का क्या हो जाएगा, धनात्मक विलयन का होगा एल्कोहल, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो यार एक घंटे के निशान को और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो कर ही जाया करो, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है ना। तो चलो बाय, कल की क्लास में मिलते हैं, किसके साथ है, कल की क्लास में किसके साथ मिलेंगे अपन, कल की क्लास में मिलेंगे अपन उसके साथ जिसके साथ मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब मिलेंगे द्रव्य की गैस में विलेयता। ये एक अलग टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, तो आज की क्लास में मैंने सोचा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और वैसे मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो